हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एटीपेजेस के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऐसे सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो कि एटीपी को एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं। किसको? एटीपी को। ऐसे सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हमने कहा था कि ये एनर्जी सोर्स के फॉर्म में या तो सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, रेडॉक्स एनर्जी को यूज करते हैं, या फिर एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पे बात किया कि ऐसे सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स जो कि एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं। एनर्जी सोर्स के फॉर्म में किसको यूटिलाइज करेंगे? एटीपी को यूटिलाइज करेंगे। ऐसे सारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स को हम लोगों ने टर्म दिया था एटीपेजेस। एटीपेजेस, ठीक, उन्हें एटीपेजेस बोलते हैं या फिर उनको पंप बोलते हैं, पंप बोलते हैं। ठीक, और फिर हमने एटीपेजेस को क्लासिफाई किया। एटीपेजेस को 4 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। पी टाइप एटीपेजेस, पी टाइप एटीपेजेस, वी टाइप एटीपेजेस, वी टाइप एटीपेजेस, और एफ टाइप एटीपेजेस, एफ टाइप एटीपेजेस, या एफ टाइप पंप, या एफ क्लास एटीपेजेस। इनको एफ क्लास, वी क्लास, पी क्लास भी कहा जाता है। पी एफ टाइप एटीपेजेस और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो ये 4 मेजर क्लासेस के एटीपेजेस सेल्स में पाए जाते हैं, या सेल्स की मेम्ब्रेन में आप कहें तो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस के एटीपेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट कुछ लेक्चर में हम लोगों ने पी टाइप एटीपेजेस के बारे में स्टडी किया। वहां पे मैंने आपको बताया कि पी टाइप के एटीपेजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक्टिविटी के लिए फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन की नीड होती है। ठीक है, फास्फोराइलेशन स्पेसिफिक एस्पार्टेट रेजिड्यू पे होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इनहिबिट होते हैं, बैंडेड से बेसिकली इनहिबिट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग आज से स्टार्ट करें। आज हम लोग बात करेंगे वी टाइप एटीपेजेस के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वी टाइप एटीपेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वी टाइप एटीपेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वी टाइप एटीपेजेस, सबसे पहले वी टाइप एटीपेजेस इनका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वी टाइप एटीपेजेस, यहाँ पे वी जो है वो स्टैंड करता है वैक्यूलर सिस्टम से, वैक्यूलर सिस्टम से। ठीक, अब वैक्यूलर सिस्टम का मतलब ये होता है कि प्लांट्स में और ईस्ट में या फिर फंजाई की सेल्स में मेम्ब्रेनस कंपार्ट, सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिनको वैक्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूलर सिस्टम से मेरा मतलब वैक्यूल से है। जब मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाने लगूंगा तो वहां पे मैं वैक्यूल्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरह के एटीपेजेस जो हैं सबसे पहले वैक्यूल्स में देखे गए। प्लांट्स की और फंगस की, ईस्ट की, इन सारे ऑर्गेनिजम्स की वैक्यूल्स में सबसे पहले देखे गए, वैक्यूलर सिस्टम में देखे गए, इसीलिए इनको कहा गया वी टाइप एटीपेजेस। ठीक है, अब वी टाइप एटीपेजेस का काम क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली वी टाइप एटीपेजेस क्या है? सबसे पहला काम तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। ठीक, अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर हैं, एटीपेजेस हैं, तो एनर्जी सोर्स के फॉर्म में किसको यूटिलाइज करते हैं? एटीपी को यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक, बी क्लास के या वी टाइप एटीपेजेस जो होते हैं, इस क्लास के जितने भी एटीपेजेस होते हैं ये बेसिकली प्रोटॉन पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको देखनी है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी। ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी। ठीक है,
एटीपी को एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करेंगे, मतलब एटीपेजेज हैं या फिर पंप हैं। और इस कैटेगरी के जो भी पंप हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटॉन पंप होते हैं। बी टाइप एटीपेजेज, जितने भी बी टाइप एटीपेजेज नेचर में पाए जाते हैं सारे के सारे प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, इनकी मेजर लोकेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स में होती है। मेजर लोकेशन कहाँ पे होती है, मेजर लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो मेजर लोकेशन जो होती है वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं, कंपार्टमेंट्स। अब इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट्स में क्या क्या आएगा, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स कहाँ पाई जाती हैं, वैक्यूल्स पाई जाती हैं प्लांट्स में, प्लांट्स में पाई जाती हैं, ईस्ट में, या अदर फंगस जो होते हैं उनमें पाई जाती है क्या, आपकी वैक्यूल्स। ठीक है, एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल्स में ये लाइसोसोम में पाई जाती हैं, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। इंडोसोम की मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, इंडोसोमल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, इंडोसोमल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्रेटरी वेसाइकल्स जो निकलती हैं गाल्गी बॉडी से वहां पाई जाती हैं, सेक्रेटरी वेसाइकल्स, वेसाइकल्स जो होती हैं वहां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा गाल्गी बॉडी में भी पाई जाती हैं, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि गाल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन में भी पाई जाती हैं, गाल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। ठीक है, तो हमने लोकेशन की बात कर ली, हमने इनके एक्टिविटी इनकी किस तरह से होती है इसकी हमने बात की। ये एटीपी पावर्ड पंप होते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटरनल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पंप होते हैं। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे आपको लोगों को ये याद रखना है कि जो भी प्रोटॉन पंप वैक्यूलर सिस्टम में या आप कहें इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, जैसे कि लाइसोसोम हो गया आपका, एंडोसोम हो गया, या फिर हमने गाल्गी मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें डिस्कस की। यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं वो वी टाइप एटीपेजेस की कैटेगरी में आते हैं, वो वी टाइप एटीपेजेस होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ प्रोटॉन पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ईस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ईस्ट और अदर फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं वो सब पी टाइप एटीपेजेस होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पी टाइप एटीपेजेस होते हैं। एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन पंप पाए जाते हैं मैक्सिमम वो भी पी टाइप एटीपेजेस होते हैं, लेकिन एनिमल्स में दो जगह ऐसी भी हैं जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी बी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वी टाइप एटीपेजेस एनिमल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा, सिर्फ दो ही जगह हैं ऐसी। एक तो ऑस्टियोक्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्टियोक्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ऑस्टियोक्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और इसके अलावा कहीं कहीं पे रीनल ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन जो होती हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, वहां पे भी बी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं, वी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो वी टाइप एटीपेजेस मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाएंगे, वैक्यूलर सिस्टम में पाए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये दो सेल्स ऐसी हैं जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी वी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब बी टाइप एटीपेजेस का काम क्या होता है। ठीक है, बी टाइप एटीपेजेस बेसिकली जिस कंपार्टमेंट की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं या जिस ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं उसको एसिडिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है, एसिडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम
प्लांट वैक्यूल्स, इंडोसोम्स, सेक्रेटरी वेसाइकल्स, एंड गाल्गी कंपार्टमेंट एंड गाल्गी बॉडी। ठीक, इन सब का एसिडिफिकेशन करता है। एसिडिफिकेशन कैसे करता है? ये क्या करता है, साइटोसोलिक फेज से एक्सोप्लाज्मिक फेज की तरफ प्रोटॉन को पंप करता है। कैसे करता है मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे मैं एक सेल मेम्ब्रेन बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये एक सेल है और जिसका मैं आधा पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये क्या है, एक सेल की सेल मेम्ब्रेन। ठीक, समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब अगर हम इसको पूरा कर दें तो पूरी सेल बन जाएगी। ठीक, अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये क्या होगा, ये ईसीएम हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, या फिर अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर प्लांट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। प्लांट की बात करें तो सेल वॉल, फंजाई की बात करें तो सेल वॉल, और अगर एनिमल की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक, अंदर की तरफ क्या होगा, साइटोसॉल होगा। ये हमारा साइटोसॉल है पूरा। ठीक, अब अंदर पूरा साइटोसॉल है। अगर हम इसको पूरा ऐसे बना दें तो ये फिर पूरा क्या हो गया, हमारा साइटोसॉल। ठीक, ये पूरी हमारी सेल बन गई। ठीक, ये साइटोसॉल हो गया। ठीक है, अब इस साइटोसॉल में इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स हैं आपके, चाहे वो लाइसोसोम की हम लोग बात करें या वैक्यूल्स की बात करें। तो चूंकि ये वैक्यूल में ही पहले ओरिजिनेट हुए थे, तो इसलिए हम लोग वैक्यूल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल को ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे एक वैक्यूल है, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, वैक्यूल में भी जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वैक्यूल है। ठीक, ये वैक्यूल है। अब वी टाइप एटीपेजेस का काम क्या होता है, इस वैक्यूल का एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अंदर में प्रोटॉन को पंप करेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ता जाएगा उसका एसिडिफिकेशन होगा, वो एसिडिफाई होगा, वहां का पीएच कम होने लगता है। ठीक है, यहाँ का पीएच अगर हम सपोज करें अराउंड 7 के अप्रॉक्स है, तो यहाँ इस अंदर का पीएच जो वैक्यूल के जो एक्सोप्लाज्मिक फेज है इसका पीएच जो होता है वो 3.5 to 4 के अप्रॉक्स होता है। ठीक, ये पीएच एसिडिक है और ये पीएच स्लाइटली बेसिक है या न्यूट्रल आप कह सकते हैं। 7 to 7.5 आप इसको रख लीजिए। ठीक, 7 to 7.5। अब ये होता कैसे है, यहाँ पे जो वैक्यूल है इसकी मेम्ब्रेन में एक एटीपेज पाया जाता है जिसको हम लोग टर्म दे रहे हैं वी टाइप एटीपेज। यहाँ पे ये वी टाइप एटीपेज प्रेजेंट है। वी टाइप एटीपेज क्या करता है, यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग करता है फ्रॉम द साइटोसॉलिक फेस। ये कौन सा फेस है मेम्ब्रेन का, ये मेम्ब्रेन का साइटोसॉलिक फेस है। साइटोसॉलिक फेस है। ठीक है, और ये है एक्सोप्लाज्मिक फेस। एक्सोप्लाज्मिक फेस बोलते हैं इसको, एक्सोप्लाज्मिक फेस। डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट में इसका नाम डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो वहाँ पे हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर वैक्यूल की हम लोग बात करें या फिर किसी सेक्रेटरी वेसाइकल की बात करें तो वहाँ पे हम लोग इसको एक्सोप्लाज्मिक फेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम लोग जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और वेसाइकल ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इसको एक्सोप्लाज्मिक फेस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन पंप ये करता क्या है, ये बी टाइप एटीपेज है, ये एक बी टाइप एटीपेज है। ठीक, अब ये बी टाइप एटीपेज करता क्या है, ये बी टाइप एटीपेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कम प्रोटॉन कंसंट्रेशन से हायर प्रोटॉन कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन की पंपिंग करता है बाय यूजिंग एन एटीपी। ठीक है, एटीपी को एज एनर्जी सोर्स यूज करता है, एटीपी को ब्रेक करता है एडीपी प्लस पीआई में। ठीक, एडीपी प्लस पीआई भी ब्रेक करता है और ये प्रोटॉन की पंपिंग वैक्यूल के अंदर में करता रहता है। ठीक है, प्लांट के वैक्यूल में जो बी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो अगर एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं, 1 एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करते हैं तो 2 प्रोटॉन को अंदर की तरफ पंप करते हैं। प्लांट में जो वैक्यूलर बी टाइप एटीपेजेस पाए जाते हैं
उनकी ये खासियत होती है कि वो 2 प्रोटॉन को पंप करते हैं। तो यहाँ से 2 प्रोटॉन अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन एक बार पहुंचते हैं, 2 प्रोटॉन अंदर की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। बाकियों में अभी इसकी स्टडी जारी है। एनिमल्स के लाइसोसोम में सिंगल प्रोटॉन पंप होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें प्लांट में जो वैक्यूल होते हैं वहां पे 2 प्रोटॉन अंदर की तरफ पंप होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये वेसिकुलर सिस्टम का या फिर आप कहें वैक्यूलर सिस्टम के एसिडिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक। वी टाइप एटीपेजेस की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी सब यूनिट्स पाई जाती हैं, मल्टीपल सब यूनिट्स वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। डिटेल्ड में इसकी स्टडी अभी तक की नहीं गई है, लेकिन अगर आप लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर बना हुआ देखना चाहते हैं, सारी सब यूनिट्स आप लोग बना हुआ देखना चाहते हैं, तो आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल्स जो लॉडिस की बुक है वहाँ पे आपको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, लेकिन कौन सी सब यूनिट क्या काम करती है ये चीज़ वहाँ पे भी नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब ये कि डिस्कवरी अभी भी चल रही है, क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड बुक है वो, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो वी टाइप एटीपेजेस के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 डोमेन ऐसे हैं जिनका फंक्शन थोड़ा थोड़ा नोन है, ठीक है। एक तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में 2 पार्ट है, एक तो एक्सोप्लाज्मिक, एक तो साइटोसोलिक फेस होगा और दूसरा एक साइटोसोलिक फेस होगा और दूसरा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट होगा, जो कि मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होगा या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। तो सपोज दैट ये एक वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक। ये क्या है, एक वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक। ये है वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक। तो मैंने कहा कि जो वी टाइप एटीपेजेस होते हैं उनके 2 डोमेन्स ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। एक ऐसा डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। इस डोमेन को नाम दिया जाता है V0, ठीक है, VO या फिर V0, ठीक। और दूसरा जो डोमेन है उसको कहा जाता है V1 डोमेन। इसको पेरीफेरल डोमेन भी कहा जाता है या साइटोसोलिक डोमेन भी आप कह सकते हैं। ये पेरीफेरल डोमेन, ठीक। ये वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सोप्लाज्मिक फेस, ये इसका साइटोसोलिक फेस। तो साइटोसोलिक फेस की तरफ जो दूसरा डोमेन होता है जिसको हम लोग पेरीफेरल डोमेन कहते हैं, उसको डिनोट किया जाता है V1 से, ठीक है। पेरीफेरल डोमेन क्या हो गया, V1 हो गया। अब इन दोनों का फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, मीडिएट करने के लिए वही डोमेन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो वी टाइप एटीपेजेस का कौन सा डोमेन है जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, दैट इज V0। तो V0 क्या है हमारा, ये हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है और यही किसकी तरह फंक्शन करेगा, प्रोटॉन चैनल की तरह फंक्शन करेगा, प्रोटॉन चैनल या प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, ठीक। ये क्या बनाएगा, प्रोटॉन चैनल बनाएगा, ठीक। दूसरा हमारा जो डोमेन है दैट इज V1, ये क्या है, ये हमारा पेरीफेरल डोमेन है। पेरीफेरल या साइटोसोलिक डोमेन, पेरीफेरल डोमेन। इसके पास क्या है, इसके पास ATP बाइंडिंग साइट है, क्योंकि ATP को यूटिलाइज करेगा, तो ATP बाइंडिंग साइट है इसके पास, ATP बाइंडिंग साइट है इसके पास, ठीक है। ATP बाइंडिंग साइट के साथ साथ इसके पास ATPase एक्टिविटी भी है, ATPase एक्टिविटी भी है। क्यों, क्योंकि जब तक ये ATP को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा तब तक ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसके पास ATP हाइड्रोलाइजिंग कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी किसके पास है, V1 के पास है, ठीक है। V0 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन चैनल बनाएगा और V1 क्या बनाएगा, पेरीफेरल डोमेन है, ATP बाइंडिंग साइट इसके पास है और ATPase एक्टिविटी इसी के पास में, ठीक है। चलें साहब, फिर हमने आपको बताया कि जो वी टाइप एटीपेजेस होते हैं ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स की क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं, या फिर जो भी प्रोटॉन पंप होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एसिडिफिकेशन को परफॉर्म करने के लिए वहां पे प्रोटॉन का मूवमेंट जो होता है वो 2 मैकेनिज्म फॉलो करता है।
दो ऐसे मैकेनिज्म है जहां पे प्रोटॉन के मूवमेंट के साथ साथ एसिडिफिकेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात। तो अगर किसी कंपार्टमेंट का एसिडिफिकेशन हो रहा है ड्यू टू द प्रोटॉन मूवमेंट से एसिडिफिकेशन, मैंने आपको एनिमल सिस्टम में भी बताया था एक जगह पे, स्टमक के ल्यूमेन का एसिडिफिकेशन होता है, वहां पे प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोर्टर पाया जाता है, ये भी एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, बेसिकली पी टाइप एटीपेजेज हैं, उनके थ्रू वहां पे एसिडिफिकेशन होता है। तो जहां जहां पे भी प्रोटॉन के मूवमेंट के थ्रू एसिडिफिकेशन होता है, कैसे एसिडिफिकेशन होता है, बाय प्रोटॉन मूवमेंट, बाय प्रोटॉन मूवमेंट, प्रोटॉन मूवमेंट, ठीक, प्रोटॉन मूवमेंट से अगर एसिडिफिकेशन होना है, किसका एसिडिफिकेशन होना है, वैक्यूल्स का, चाहे वैक्यूल्स की हम लोग बात करें, चाहे लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम के एसिडिफिकेशन की बात करें, और चाहे हम लोग प्रोटॉन के मूवमेंट के थ्रू स्टमक ल्यूमेन के एसिडिफिकेशन की बात करें। ठीक है, इन सारे ही एसिडिफिकेशन के को होने के लिए दो तरह की मैकेनिज्म फॉलो होती है। ठीक है, प्रोटॉन के मूवमेंट के साथ साथ वहां पे किसी और आयन का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें वैक्यूल्स के एसिडिफिकेशन की या लाइसोसोम के एसिडिफिकेशन की, ठीक है, वैक्यूल्स के या फिर लाइसोसोम के एसिडिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे प्रोटॉन के साथ साथ एक एनायन का मूवमेंट होता है इन द सेम डायरेक्शन। कैसे होता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है, और ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये लाइसोसोम का एक्सोप्लाज्मिक फेज है या लाइसोसोम का ल्यूमेन है, जिसका क्या होना है, एसिडिफिकेशन होना। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन हुआ कैसे, साइटोसोल से प्रोटॉन का मूवमेंट होगा लाइसोसोम के एक्सोप्लाज्मिक फेज की तरफ। ठीक है, और वो मूवमेंट किसके थ्रू होगा, वो मूवमेंट होगा आपके वी टाइप एटीपेज के थ्रू। ठीक, यहाँ पे वी टाइप एटीपेज है, ठीक है, ये क्या है, वी टाइप एटीपेज या वी टाइप प्रोटॉन पंप, ये बी टाइप एटीपेज या बी टाइप प्रोटॉन पंप है यहाँ पे। और ये प्रोटॉन पंप क्या कर रहा है, ये यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक, प्रोटॉन यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इस कंपार्टमेंट का एसिडिफिकेशन होना है तो ये जरूर यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, मैं बनाना भूल गया, एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है एटीपी। ठीक है, एटीपी को यूज करते हुए ये प्रोटॉन पंप कर रहा है। ठीक, अगर इस कंपार्टमेंट का एसिडिफिकेशन होना है तो यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग के साथ साथ ये जरूरी है कि इक्वल नंबर में इक्वल चार्ज वाला एक एनायन, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर एक प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर एक प्लस चार्ज अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उतने ही अमाउंट के चार्ज वाला एक एनायन भी अंदर की तरफ मूव करे। ठीक है, तभी जाके इस कंपार्टमेंट का एसिडिफिकेशन होता है, ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो लाइसोसोम के पास क्लोराइड आयन चैनल पाए जाते हैं। लाइसोसोम की हम लोग बात करें, चाहे प्लांट वैक्यूल्स की बात करें, उनके पास क्या होता है, उनके पास एक क्लोराइड आयन चैनल होता है। ठीक है, क्लोराइड आयन चैनल, वो क्लोराइड आयन चैनल क्या करता है, वो साइटोसोल से एक्सोप्लाज्मिक फेज की तरफ क्लोराइड आयन को पैसिवली डिफ्यूज करता रहता है, क्लोराइड आयन चैनल। अब क्या होगा, जितने अमाउंट में यहाँ से प्रोटॉन पंप होके अंदर आएगा उतने ही अमाउंट में यहाँ से क्या जाएंगे, अंदर क्लोराइड जाएंगे, और ये अंदर में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, एसिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लाइसोसोम का एसिडिफिकेशन कहें या फिर हम बात करें अगर वैक्यूलर सिस्टम के एसिडिफिकेशन का, तो इस तरह का मैकेनिज्म वहां पे पाया जाता है। वहां पे प्रोटॉन पंप के साथ साथ एक क्लोराइड आयन चैनल पाया जाता है, जिसके थ्रू जितने अमाउंट में प्रोटॉन पंप होकर अंदर जाता है उतने ही अमाउंट में क्लोराइड आयन पंप होकर अंदर आता है। इस तरह से एसिडिफिकेशन वहां पे होता है। मैं एसिडिफिकेशन की थोड़ी सी प्रोसेस यहाँ पे ब्रीफ में बता रहा हूँ, आगे चल के मैं स्टमक का एसिडिफिकेशन बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा स्टमक ल्यूमेन का भी एसिडिफिकेशन होता है। वहां पे क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये स्टमक की सेल है, ठीक है, ये सेल के पास में ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक,
स्टमक सेल मेम्ब्रेन, ठीक। और ये क्या है, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन का क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है। ल्यूमेन का क्या होता है, एसिडिफिकेशन होता है, ठीक। और उस एसिडिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था वहां पे एक पी टाइप एटीपेज पाया जाता है, पी टाइप एंटीपोर्टर पाया जाता है, पी टाइप एटीपेज पाया जाता है। और वो पी टाइप एटीपेज क्या करता है, वो प्रोटॉन, वो क्या होता है, प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोर्टर होता है, एंटीपोर्टर। ये क्या है, पी टाइप एटीपेज, पी टाइप एटीपेज, प्रोटॉन पोटेशियम एंटीपोर्टर। ये क्या करता है, अब दूसरी मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगी, ठीक। एक मैकेनिज्म तो ये हुई कि जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज अंदर जाए। दूसरी मैकेनिज्म क्या हो सकती है कि जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन पंप होकर अंदर जा रहा है, उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट केटायन कोई बाहर आए, ठीक है, कोई डिफरेंट केटायन बाहर आए। इसीलिए यहाँ पे ये चीज इवॉल्व हुई है, ठीक है। जितना प्रोटॉन अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ पे एसिडिफिकेशन होता रहे, उतने ही अमाउंट में पोटेशियम बाहर आता रहता है, उतने ही अमाउंट में क्या होता है, पोटेशियम बाहर आता रहता है। पोटेशियम बढ़ता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। फिर आगे क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आगे चल के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटॉन पंपिंग के थ्रू कहीं पे एसिडिफिकेशन होता है तो वहाँ पे दो मैकेनिज्म हो सकती है, या तो प्रोटॉन के साथ साथ कोई एनायन सेम डायरेक्शन में मूव करे, या फिर प्रोटॉन के साथ साथ कोई केटायन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे। तो यहाँ पे हमने पहला केस देखा कि प्रोटॉन के साथ साथ एक एनायन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए एसिडिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे हमने दूसरा केस देखा, ठीक है। और दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एटीपी का यूटिलाइजेशन, एटीपी यहाँ पे भी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पे था या वैक्यूल के मेम्ब्रेन पे था, तो एटीपेज कौन सा था, वी टाइप एटीपेज था। यहाँ पे पी टाइप एटीपेज था, ठीक है। तो ये वी टाइप एटीपेज के बारे में इस तरह से कुछ एसिडिफिकेशन का हमने आपको सिनेरियो दिखाया कि किस तरह से एसिडिफिकेशन करता है वी टाइप एटीपेज या फिर पी टाइप एटीपेज के केस में किस तरह से एसिडिफिकेशन होता है, ठीक। इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में आगे चल के बात करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब भी वहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी चीजें हम लोग आगे इसलिए बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा हमने आपको पी टाइप एटीपेजेज के केस में बताया था, मैंने आपको बताया था कि पी टाइप एटीपेजेज की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है फास्फोराइलेशन और डीफास्फोराइलेशन की। क्या बताया था मैंने आपको कि जो हमारे पी टाइप एटीपेजेज होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं आपको रिकैप देता हूँ, पी टाइप एटीपेजेज, ठीक। पी टाइप एटीपेजेज की एक्टिविटी की अगर हम बात करें, रेगुलेशन की बात करते हैं, रेगुलेशन की हम लोगों ने बात किया था, पी टाइप एटीपेजेज के रेगुलेशन की हमने बात की, और हमने आपको बताया कि इसकी जो एक्टिविटी होती है ये रेगुलेट होती है, रेगुलेटेड बाय फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन, ठीक। फास्फोराइलेशन एंड डीफास्फोराइलेशन मतलब जब एटीपेज फास्फोराइलेटेड फॉर्म में होता था तब वो एक्टिवेट होता था और वो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को मीडिएट करता था, ठीक है। और डीफास्फोराइलेशन का भी रोल था, अगर डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टर्स में डीफास्फोराइलेशन का भी रोल था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बिना फास्फोराइलेशन के ये एक्टिवेट नहीं होता था। स्पेसिफिक एस्पार्टेट रेजिड्यू पर फास्फोराइलेशन जरूरी है अपनी प्रॉपर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक। वहीं अगर हम लोग बात करें बी टाइप एटीपेजेस की, तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो फास्फोराइलेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे फास्फोप्रोटीन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब ये अपनी एक्टिविटी के लिए डू नॉट रिक्वायर फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, ठीक। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पी टाइप एटीपेजेज वैंडेट द्वारा क्या होते हैं, इनहिबिट होते हैं, इनहिबिटेड बाय वैंडेट, इनहिबिटेड बाय वैंडेट, ठीक। ये वैंडेट से इनहिबिट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि वैंडेट क्या था, इस फॉस्फेट का जो फॉस्फेट वहां पे जुड़ रहा था फास्फोराइलेशन के दौरान उसका एनालॉग था, तो क्या होता था फॉस्फेट की जगह पे वैंडेट जाके जुड़ जा रहा था, ठीक। इसीलिए क्या हो रहा था, पी टाइप एटीपेजेज वैंडेट से इनहिबिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे
फास्फोराइलेशन की कोई नीड नहीं है, मतलब फास्फेट का जुड़ना जरूरी नहीं है, यहाँ पे फास्फेट की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इस तरह के जो एटीपेजेज होते हैं डू नॉट इनहिबिटेड बाय, ये बैंडेड से इनहिबिटेड बाय बैंडेड, ये बैंडेड से इनहिबिट नहीं होता। जहां पे फास्फेट की जरूरत होगी, जहां पे फास्फोराइलेशन की जरूरत होगी, वहां पे बैंडेड अपना इनहिबिटरी रूप दिखाएगा। अभी मैं आपसे एक और एटीपेज के बारे में आगे चल के बात करूंगा जहां पे बैंडेड उसका इनहिबिटर होगा, क्योंकि वहां पे भी फास्फोराइलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे वी टाइप एटीपेजेस के केस में फास्फोराइलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए बैंडेड यहाँ पे इनइफेक्टिव होता है, इसको इनहिबिट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बेसिक सा व्यू था वी टाइप एटीपेजेस के बारे में। ठीक है, हमने पी टाइप एटीपेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, बी टाइप एटीपेजेस के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफ टाइप एटीपेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एफ टाइप एटीपेजेस के बारे में हम लोग जब एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे या आप कहें सेलुलर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, कॉन्सेप्चुअल लगते हैं, तो हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या अगर आपके कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कीस्टोन लाइफ साइंसेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग वहां से अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे वो सेल बायोलॉजी से ही होगा। सेल मेम्ब्रेन ही चूंकि अभी तक हम लोगों ने कवर किया है, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट सेट होगा, इसलिए हम लोग नॉर्मल से क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग वहाँ से अपना असेसमेंट कीजिए और आने वाले लेक्चर्स में आपको उस जो आप वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होगा, आपको उसकी आंसर की वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग वहाँ से आंसर्स मैच कर सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो लेक्चर सीरीज हम लोग चला रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एमएससी में अपीयरिंग हैं। ठीक है, कोचिंग का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही रिच फैमिली से नहीं आ सकते हैं, फीस का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाते हैं, अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उससे बाहर से कुछ भी पूछा नहीं गया है अभी तक एग्जाम में। ठीक है, मैंने अभी तक सेल बायोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन में जितना पढ़ाया है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी इतने में से मिल जाएंगे। ठीक है, लेक्चर्स हमारे कुछ लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई चीज़ स्किप नहीं करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मुझे जहाँ से जैसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी मैं आपके लिए देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी लेक्चर्स आपको हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और टाइमली आप लोग लेक्चर्स को देख पाएँ, ताकि आपकी जो सीरीज है वो शुरू से लास्ट तक सारी सीरीज एक सिक्वेंसली वे में आपको कॉन्सेप्चुअली आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। जब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो हम आपसे एफ टाइप एटीपेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।